हेलो हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ हम आए लखनऊ यूनिवर्सिटी का एमसीक्यूज लेके फिजिक्स का। जैसा कि सबको पता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो है वो कल है, ठीक है। तो जो कल एग्जाम है उसी के सिलसिले में हमने जो क्वेश्चंस कराए थे, लगभग 36 या 37 क्वेश्चंस हमने आपको करा रखे हैं, ठीक है। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चंस को अब आगे लेके चलेंगे। उसी के आगे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए एमसीक्यूज जो आने की संभावना है, ठीक है। हम देखो बच्चों, अभी यहाँ पे हमको एमसीक्यूज पीवाईक्यूज कुछ मिला वाला नहीं है। हमने बहुत कोशिश करके ये एमसीक्यूज निकाले हैं और बनाए हैं, ठीक है। हाँ, हमारा ये प्रयास है कि आपके कुछ क्वेश्चंस इससे आपके फंस सकते हैं, ठीक है। प्लीज आप इसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि ये आपके पूरे सारे चैप्टर से निकाले हुए ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपके पेपर में ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप प्लीज इस एमसीक्यूज को पूरा अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा सीरियसली सॉल्व भी करिएगा, ठीक है। जो बच्चे एग्जाम जैसे कल है और आज पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन बच्चों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन बच्चों के लिए तो ये ज्यादा ही मतलब उपयोगी है, क्योंकि वो बच्चे तो खासकर पढ़ाई करते नहीं, एमसीक्यूज रट के चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं उन बच्चों को ये कहूंगी कि वो भी बच्चे ये एमसीक्यू कुछ मतलब देर के लिए देख के याद वाद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन और जो बच्चे हैं पढ़ने वाले बच्चे, उनसे मैं ये कहूंगी कि जाइए लेक्चर्स को रिवाइज करिए और रिवाइज करने के बाद ये एमसीक्यू सॉल्व करिए, ठीक है। तब जाके आपके सारे एमसीक्यूज कवर होंगे। इज इट क्लियर? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 तक हमारा हो गया था, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ये बताओ, मैग्नेटिक लाइन जो होती है फोर्स की, क्या वो एक दूसरे को कभी काटती है? जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस होती है वो कभी भी एक दूसरे को काटती है? मैंने क्या बताया था कि मैग्नेटिक लाइन जो होती है वो किधर से किधर फ्लो करती है? वो होती है हमारी फ्लो नॉर्थ से साउथ की तरफ। किधर जाती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। इज इट क्लियर? अब ये बताओ, जब नॉर्थ से साउथ जाती है फिर वो राउंड होके आ जाती है, ठीक है। तो कभी भी वो क्या करेगी? एक दूसरे को काटेगी। सॉरी, मैं कुछ काम, अभी देखो यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। मैग्नेटिक लाइन कहाँ से मूव करती है? इधर से इधर मूव करती है, इधर से इधर मूव करती है, इधर से इधर मूव करती है। लेकिन ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। और जब मैग्नेट की अंदर बात करें तो ये साउथ टू नॉर्थ जाती है। इसका डायरेक्शन क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है? इनसाइड द मैग्नेट। और आउटसाइड क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ। इज इट क्लियर? नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक जो लाइंस है उस फोर्स की, वो क्या करती है? कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इज इट क्लियर? कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक। अब बढ़ते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 37। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। बोल रहा है कि मैग्नेटिक जो लाइन है फोर्स की, वो कैसे सिकुड़ती है? लेटरली सिकुड़ती है, अरियली सिकुड़ती है, बोथ ए एंड बी, या लॉन्गिट्यूडली? ये देखो, जहां पे बोथ ए एंड बी आता है ना, बच्चे अक्सर क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को ये बताऊंगी, सही आंसर देखो और सही आंसर टिक किया करो, ठीक है। तभी यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कैसे सिकुड़ जाती है, बल्कि जो हमारी चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो हमेशा अनुदैर्ध्य रूप से यानी लॉन्गिट्यूडली क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्या होती है? लॉन्गिट्यूडली कॉन्ट्रैक्ट होती है। इज इट क्लियर? ओके, ऑप्शन नंबर ए 37 का ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर ना? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सपेंड। एक बात बताओ, जब वो लॉन्गिट्यूडली क्या होती है? सिकुड़ रही है, तो लेटरली क्या होगी? वो हमारी वो जाके यहाँ से ये फैलेगी, एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड मतलब क्या होता है? फैलना, ठीक है। तो जो बल की चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो लेटरली क्या होती है? एक्सपैंड होती है, और लॉन्गिट्यूडली क्या होती है? वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो लेटरली इज द हमारा करेक्ट ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 38 का बी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 का बी, ठीक है। देखो मैं दो मतलब ये सीरीज से क्वेश्चन चल रहा है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रही हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड से जुड़े जितने क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रही हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड में आओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। उनका एसआई यूनिट, फिर उनका डायमेंशन, सब लाइन से क्वेश्चन चल रहा है। यानी ये सारे क्वेश्चन को ध्यान में रख के बनाया गया है, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। देखो
द लाइन ऑफ फोर्स इज अफेक्टेड बाय, जो लाइन ऑफ फोर्स होता है वो किससे अफेक्ट होता है, मैग्नेटिक से या नॉन मैग्नेटिक से, किससे अफेक्ट होगा बताओ तो। जो भी हमारा लाइन ऑफ फोर्स होता है, बल की जो रेखाएं होती हैं वो किससे प्रभावित हो जाती हैं, वो नॉन मैग्नेटिक से प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है, नॉन मैग्नेटिक से, गैर चुंबकीय। ठीक है, इज इट क्लियर? एक सेकेंड रुको जरा। तो फिर हम लोग कहाँ थे, देखो द लाइन ऑफ फोर्स इज अफेक्टेड बाई, जो लाइन ऑफ फोर्स होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो किससे अफेक्ट होती है, नॉन मैग्नेटिक से, गैर चुंबकीय से ये क्या होती है, अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, चुंबकीय से नहीं, ये किससे होती है, नॉन मैग्नेटिक से अफेक्ट होती है। ये क्वेश्चन नंबर 39 का बी ऑप्शन है। इज इट क्लियर? अभी देखो क्वेश्चन नंबर हम 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखो हमारा क्या है, द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड इज, जो लाइन ऑफ फोर्स होती है यूनिफॉर्म फील्ड की, वो कैसी होती है। मान लो कि हमारे यूनिफॉर्म फील्ड है, तो जाहिर सी बात है वो समान रूप से एक क्षेत्र है। ठीक है, जो भी क्षेत्र है वो क्या है, एक समान रूप से है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी, तो अगर वो फील्ड लाइन जब निकल रही है तो जाहिर सी बात है वो सीधा सीधा निकलेगी, यानी पैरेलल, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी कहीं भी जाके। समझ में आ गया? और ना ही वो एक लूप बनाएगी। ठीक है, जब भी हमारा क्या होगा, ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइन होगा, तो वो हमारी कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, 40 का ए। ओके, इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 40 का ए ऑप्शन। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, द लाइन ऑफ द फोर्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, जो हमारी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की लाइन ऑफ फोर्स जो होती है वो कैसी होती है हमारी। अब बताओ, जब अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो कैसी होगी भाई, घूम फिर के आएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो वो क्या होगी, कर्व्ड होगी। क्या होगी, कर्व्ड होगी। देखो यहाँ पे ये 42 का क्या कह रहा है, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इन अ रीजन। ठीक है, ये वाला तो आपका हो गया। द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है, कर्व्ड होता है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड यानी असमान रूप से वितरित क्षेत्र, जिसमें हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, कर्व्ड होती है। इज इट क्लियर? सॉरी। अभी देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, द लाइन ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इन अ रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज, जो बल रेखाएं होती हैं हमारी। हेलो। हम्म, जी बताइए। ठीक है, बताइए। हम्म। 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 ठीक है। 9415। हम्म। हम्म। 9 ही नंबर हुआ ना भाभी, 9 नंबर हुआ। एक और बोले। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाभी। सॉरी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, द लाइन ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इन अ रीजन। बोला है कि बल की रेखाएं उस क्षेत्र भीड़ भाड़ वाली होती हैं जहां चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं, क्षेत्र होता है, वो कैसा होता है। ठीक है, तो ये बताओ अगर क्या हो जाए, बल की रेखाएं जब भीड़ भाड़ वाली होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है, तो जो चुंबकीय फील्ड होगा यानी बहुत ज्यादा लार्ज होगा। क्या होगा, बहुत ज्यादा ही लार्ज होगा। इज इट क्लियर? तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, इसमें लार्ज वाला ऑप्शन देखो तो जरा। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को? क्वेश्चन नंबर 42 का बी ऑप्शन। इज इट क्लियर? चलो, सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब। ओके, अब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखो। क्वेश्चन नंबर 43 क्या क्या है, द लाइन ऑफ फोर्स आर सेपरेटेड इन अ रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज। अगर हम क्या करें, जो भी हमारी बल रेखाएं हैं उसको अलग कर दें या थोड़ा डिस्टेंस पे हो, तो जाहिर सी बात है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्मॉल होगी। ये क्या होगी, स्मॉल होगी। अगर उस बल रेखाएं क्षेत्र में अलग हो जाती हैं, अलग अलग हो जाएंगी, तो अपनी बल रेखाएं फील्ड क्या बनाएंगी, अलग अलग बनाएंगे, और वो बहुत स्मॉल होगा। वो कैसा होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। इज इट क्लियर? 43 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर ना? ओके।
अभी देखो क्वेश्चन नंबर 44, द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स विच लूज फ्रॉम आउटवर्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। ठीक है, अभी इसमें कह रहा है चुंबक के उत्तरी ध्रुव से बाहर की ओर निकलने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहा जाता है। तो आपको भी पता है कि जब बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं, ठीक है, ये होता है ना, तो इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स। इज इट क्लियर, क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, इज इट क्लियर। अब आओ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन in H atom is about 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. What is the magnitude of the electric force between them? अब बोला है इसमें मैग्नीट्यूड बताओ किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स का। किसका बताना है हमको, इलेक्ट्रिक फोर्स का। इज इट क्लियर। अब ये बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक सेकेंड इसका निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, 5.3 दिया हुआ है इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एच एटम इज अबाउट इतना। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। भैया फोर्स कितना होता है हमारा, देखो तो फोर्स होता है हमारा K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है ना। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपको दे दिया है, कितना दे दिया है आपको, ये दे दिया है आपको 5.3। कितना होता है 5.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11। ओके, और ये हो गया K और ये हो गया Q1 इंटू Q2। आपको पूछ रहा है जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतना समझ में गया, आर का इतना दिया हुआ है। ठीक है, एक सेकंड हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से करते हैं। ठीक है, F इज इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर और एक होता है K। ठीक है, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9। इज इट क्लियर। Q1 की वैल्यू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इट क्लियर। माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, नीचे क्या है आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 5.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 का स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगा k की जगह रखोगे 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9। ठीक है, F इज इक्वल टू, एक बात याद रखना कि ये कहाँ से आया है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो सेम होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है। ठीक है, बस इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ, जब सेम हुआ तो हमने उसका होल स्क्वायर करते हैं। इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है, प्रोटॉन का प्लस, इसलिए माइनस में है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जरा बताओ तो, 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9। ठीक है, इंटू 1.6 का जब करोगे तो कितना आएगा, hmm, 256। इज इट क्लियर, 256 और ये हो गया 2.56 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 38। कितना हो जाएगा माइनस 38। ओके, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, नीचे आ गया 5.3 इंटू 5.3 और इंटू ये कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस प्लस 22। कितना हो जाएगा 22। इट इज क्लियर ना। ओके, अब यहाँ पे चलो एफ इज इक्वल टू इतना करो, इसको काट सकते हैं हम लोग, कितने में काटेंगे
इसको डिवाइड कर लेना यार, ठीक है। कैसे होगा, पहले तो ये पावर माइनस करो, 9 और 8 कितना होता है, 47 हो जाएगा ना, 47 में से 20 गया, कितना हो गया, 47 में से 27 में से 2 गया, 25, कितना हो गया, 10⁻⁻25, ठीक है। ओके, अब कितना आ गया, ये 9 इंटू 2.56 और नीचे आ गया 5.3 इंटू 5.3। ओके, अभी यहाँ पे देखो, इसको जब काटोगे ना तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8.240 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, ठीक है। ये आप लोग कर लेना सॉल्व यहाँ से, ठीक है। इसको काटने के बाद कितना आ जाएगा 8.24, ठीक है, 204 इंटू 10⁻⁻8। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। द COS यूनिट, क्या लिखा है, द COS यूनिट, COS नहीं है, ये क्या है, CGS है, क्या है, CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है हमारा, मैक्सवेल, क्या होता है, मैक्सवेल, ठीक है। ये आप लोग देख लेंगे क्या होता है हमारा, मैक्सवेल होता है। ओके, 1 वेबर इज इक्वल टू कितना मैक्सवेल होता है। अब उसके बाद उसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 वेबर इज इक्वल टू कितना मैक्सवेल, 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखो तो कितना है, 1 वेबर इज इक्वल टू हाउ मेनी मैक्सवेल, ठीक है, कितना होता है ये, 10⁻, कितना होगा बताओ तो, मैक्सवेल निकालना है ना, वेबर क्या होता है हमारा, वेबर तो आपको पता ही होगा, ये देखो ये 10⁸ ऐसा है, ठीक है, तो इसको कर लो। यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया हुआ है क्या, ध्यान से देखना, ये 10⁸ ऐसा है, ठीक है, या 3 हो, जो भी हो, एक सेकेंड रुको, तो सही करने दो मुझे पेपर देखना पड़ेगा। टेन टू दी पावर 8 ही होगा, ठीक है, मुझे जहां तक लगता है ये कितना होना चाहिए, 10⁸ कितना होना चाहिए, 10⁸ होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग जरा ऑप्शन सही करना, ये 8 होगा, ठीक है। पेपर में हमारे क्वेश्चन ये क्या है, 10⁸ है, इज इट क्लियर ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे। टू चार्जेस 9 माइक्रोकुलम, ठीक है, एंड 4 माइक्रोकुलम when placed in a dielectric medium at a distance of 3 meter will exert the force of 9 into 10⁻⁻3 न्यूटन, ठीक है। हमको क्या निकालना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, क्या निकालना है हमको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, इज इट क्लियर ना। अब देखो इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने के लिए हमको सबसे पहले फॉर्मूला नोट करना पड़ेगा, क्या होता है हमारा बताओ तो, हमारा होता है F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R², ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जिसको हम आप यहाँ पे K लिख सकते हो, ठीक है, K भी हमारा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R², ये हो गया K, ठीक है। F की वैल्यू कितनी दी है, 9 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया K, Q1 कितना है हमारा 9 इंटू 4, और नीचे कितना हो जाएगा R कितना है हमारा 3, 3 3 9, ठीक है, माइक्रोकुलम, इसको कुलम में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, 10⁻⁻6 कर लेना, ठीक है। अब ये K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ तो, 9 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इंटू 9/9 इंटू 4, ठीक है, 9 से 9 गया, ठीक। अब ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा, अगर इसका आंसर निकाले तो कितना आएगा, पहले तो आप माइक्रो कुलम को क्या करोगे, कुलम में चेंज करोगे, ठीक है। तो आप इसको जब कुलम में चेंज करोगे तो कितना आंसर आएगा, पहले तो क्वेश्चन समझ लेना क्या है। Two charges 9 microcoulomb and 4 microcoulomb when placed in a dielectric medium at a distance of 3 meter will exert the force of 9 into 10⁻⁻3 Newton. Calculate the dielectric constant of medium. एक बात बताओ, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहा है उस मीडियम का,
तो हमको एक बात बताओ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, रिलेटिव क्या होता है, एक होता है मीडियम का और एक क्या होता है हमारा वैक्यूम का, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हो गया रिलेटिव और ये हो गया हमारा मीडियम अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम, ठीक है, अपॉन यही होता है ना रिलेटिव। तो एक बात बताओ, अब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको पहले तो आप लोग चेंज कर लो, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻6 और ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे ये हो गया 12, कितना हो गया 12, 6 6 12 और 12 और 3 कितना हो गया 10⁻⁻15, कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻15, इज इट ओके। अब ये हो जाएगा 36 इंटू 9 और डिवाइडेड बाई इधर आ जाएगा 9 इंटू 4, 4 9 जा 36 और 9 से 9 कट गया, 9 इंटू 10⁻⁻15 कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻15, ओके। अब यहां से हमको निकालना क्या है ये बताओ तो, हमको पता है k बराबर कितना होता है 9 इंटू 10⁻9, कितना होता है 9 इंटू 10⁻9 होता है, और मीडियम कितना होता है हमारा 9 इंटू 10⁻⁻15 और इधर हो गया हमारा 9 इंटू 10⁻⁻, ये +15 हो जाएगा, एक सेकेंड अच्छे से करते हम लोग, इसको चेंज करो, 9 माइक्रोकुलम इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻6 कुलम, ठीक है, 4 माइक्रोकुलम इज इक्वल टू कितना हो गया 4 इंटू 10⁻⁻6 कुलम, ठीक है, k इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है, और हमारा कितना दिया है f इज इक्वल टू दे दिया है 9 इंटू 10⁻3, ठीक है। f इज इक्वल टू कितना दे दिया है 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन, और यहाँ पे हो जाएगा f इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻3, ठीक है, और हमको पूछ रहा है e, ओके। तो हमको निकालना है यहाँ से, देखो तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 10⁻3, क्योंकि हमको पता है f इज इक्वल टू होता है e अपॉन e, ठीक है, नॉट ई नॉट अपॉन ई, क्या होता है ई नॉट अपॉन ई Q1 इंटू Q2 अपॉन R², ठीक है, इसको करो 10 इंटू -3 हो गया इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 और नीचे कितना आ जाएगा, अगर हम नीचे R² करें तो 3 का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से अगर हम e को यहाँ से ट्रांसफर करें तो e इज इक्वल्स टू कितना होगा 9 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 और नीचे कितना आ जाएगा बताओ तो, ये आ गया 9 इंटू 10⁻3 इंटू 3 3 9, क्लियर, 9 से 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, ठीक। अगर हम यहाँ पे करें तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से काट लो और 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, ये हो गया -3, 9 3 12 12 12 6 18, कितना हो जाएगा 10⁻18, ठीक है, 4, तो इसका कितना आ गया 4 इंटू 10⁻18 और ये हो गया हमारा 4, कितना हो जाएगा 4, ई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने ना आएगा 324 इंटू 10⁻4 और सॉरी -3 और ये हो गया हमारा 81 इंटू 10⁻3, ठीक है, ये कट जाएगा और ये 81 से 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 4, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो कितना होता है हमारा, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितना होगा ये बताओ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है करंट होता है ना, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ओके। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो जाएगा हमारा देखो तो,
द यूनिट ऑफ करेंट इज, करेंट का यूनिट क्या होता है, एक तो हो गया चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, तो कूलाम पर सेकेंड हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कि देखो एक ये पहला वाला है और एक दूसरा वाला है, तो ये हमारा हो गया बोथ ए एंड बी, ठीक है। ये वाला देखो, इसको कहेंगे 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, जो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ऑलरेडी इतना लेट हो गया, हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, क्या होता है, ये भी होता है हमारा रेजिस्टेंस ही होता है, क्योंकि ये अपोज कौन करता है, हमारा रेजिस्टेंस करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द, जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है मटेरियल पे, कि वो कितना रेजिस्ट कर सकता है, उसके लेंथ पे, एरिया ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर पे भी है, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के, किसके होता है, लेंथ के, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, उसके एरिया के, क्या होता है, उसके एरिया के, लेंथ के डायरेक्टली, और एरिया के क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एज द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, क्या होगा, अगर लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज करती है। रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज करती है, जब उसकी लेंथ बढ़ती है, ठीक है, और जब उसकी लेंथ घटेगी तो क्या होगा, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब देखो जब एरिया घटेगा तो भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 58, ओके। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा हमारा, द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसको हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है पावर भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, पावर भी कहा जाता है, इसलिए बोथ ए एंड बी। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, जो यूनिट है रेजिस्टिविटी की और या स्पेसिफिक यूनिट जो भी है आपका, उसका क्या ही होगा, मतलब यूनिट क्या, यूनिट क्या ही होगा, ठीक है, बता दो तो क्या ही होगा, यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम मीटर, क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है, ओके। अब चलो, ओम अपॉन मीटर होगा या ओम मीटर होगा, ये बताओ तो जरा, ओम मीटर होता है, कितना होता है, ओम मीटर, ओके। अब आगे देखो, ये क्या है, द यूनिट एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर चेंज, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होगा, चेंज, वो भी चेंज होगा, ठीक है। और इसमें देखो, एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लेंगली ऑफ, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन और लेंगली का क्षेत्र बदलाव होता है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है हमारा, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, हमेशा नियत रहता है, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, बोल रहा है कि आप निकालो किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, किसका निकालना है, ये तो अभी हम लोग ने किया, देखो ये तुम लोग निकाल लोगे, ठीक है। इसमें विच एक्सर्ट द फोर्स, फोर्स कितना दे दिया है, 1/9 न्यूटन, ठीक है। और ये चार्ज कितना है, 100 इंटू 10⁻⁻6 कर लो कुलाम, ठीक है। एयर एट अ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर कर लो, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करना है तो 9/100 कर लो, ठीक है। ये हो गया 0.09 मीटर, ओके। अब आप इसको निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज निकालना, चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना भैया, F इज इक्वल्स टू के Q1 इंटू Q2 होता है अपॉन आर स्क्वायर कर लो, ठीक है, यहाँ से कर लो, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन के और इज इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2, ठीक है, इज इक्वल्स टू F कितना है हमारा 1/9 इंटू आर कितना है हमारा 0.09, ठीक है, और ये हो गया 0.09 क्योंकि ए स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन कर लो के 9 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका बताओ तो, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻4, ठीक है, ये ऊपर गया 9 टू दी पावर, ये कितना हो जाएगा 9, 10⁻9, ठीक है।
ठीक है, ओके। और नीचे आ गया हमारा 9 इंटू 9, कट गया। कितना हो जाएगा ये बताओ तो, 10⁻⁻5 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻5 माइक्रोकुलम। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेना। ये देखो, two charges 20 microcoulomb 25 microcoulomb placed in a medium having dielectric constant experience a force of 9 Newton, calculate the distance between the charge। देखो तुमको क्या करना है, पहले एक चार्ज देखो 20 माइक्रोकुलम को चेंज कर लो 20 इंटू 10⁻⁻6। इज इट क्लियर? ठीक है, ये कितना हो गया 25 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये क्या है हमारा फोर्स, कितना है हमारा न्यूटन, 9 न्यूटन। ठीक है, और हमको निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.4 कितना है हमारा, 2.4। 20 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 25, वेट 6 इंटू 6 कर लिए 25, और ये कितना हो गया, ये हो गया 9। हमको निकालना है आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.4 इंटू 20 इंटू 20 10⁻⁻12 इंटू 25, और ये हो गया 9। ठीक है, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। -12। ठीक है, अच्छा 20 इंटू कितना आ जाएगा, 10⁻⁻6। ठीक है, देखो ये कितना आएगा, मीटर में कन्वर्ट करो इसको। ठीक है, 0 पॉइंट इतना आएगा क्या, देखो तो 0.0456। ठीक है, इतना आंसर। ठीक है, ये कर लेना कैलकुलेट। द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज यूज टू रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। जो पैरेलल कंडक्टर होता है रेजिस्टेंस का, वो किस लिए यूज, वो क्या होता है हमारा, जब अगर हम उसको जोड़ देते हैं एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो रेजिस्टेंस क्या होता है उसका, डिक्रीज करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है हमारा, डिक्रीज करता है। ठीक है, अगर हमारा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 3 और इक्वेशन है, तो इसमें बताओ इसमें क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द, ये क्या है, पैरेलल है। क्या है हमारा, पैरेलल है या सीरीज है, बताओ तो। ये हो गया हमारा पैरेलल। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस क्या होता है इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज द सेम। किस में होता है, इसमें सेम, बताओ तो। उसमें तो इंक्रीज करता है, तो इसमें क्या होगा, दोनों में होगा, सीरीज एंड पैरेलल दोनों में होगा, नहीं पार्शियली सीरीज, किस में होगा, पार्शियली सीरीज में। देखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन किस में होगा, ये बताओ तो जरा, किस में ये हमारा सेम होता है। सीरीज में क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो जाहिर सी बात है किसमें होगा, पैरेलल में सेम होगा। किसमें होगा, पैरेलल में सेम होगा। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ द, आप एक क्वेश्चन नंबर 70 तक करो। द प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी इन द कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू देम इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। देखो इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन, कुछ 70 क्वेश्चन आपके हो गए मिला के। ठीक है, आप अपना सिलेबस ज़्यादा पढ़िएगा, एमसीक्यूज भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारा वीडियो आपके काम आने वाला है। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज आप जब करोगे तो ये आपके एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन से मैच हो जाए। बेहतर है कि आप सारे फॉर्मूला याद रखें, यूनिट और डायमेंशन जरूर से जरूर याद रखें। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपसे थर्ड सेमेस्टर में। कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, उम्मीद है आप सारे एमसीक्यूज देख रहे होंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू।